का भाग कंप्लीट कर लिया था। ग्रास नली के ऊपर की तरफ जो भाग होता है जिसे हम घाटी ढक्कन के नाम से जानते हैं, उसका कार्य होता है जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसको श्वास नली में जाने से रोकना। ग्रास नली के आगे का भाग देखते हैं तुम। हमारे आगे नेक्स्ट भाग आता है आमाशय, जिसे स्टोमक कहते हैं। आमाशय जो होता है उसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के जे आकार के समान होता है। तो इसका जो आकार होता है वो जे के समान होता है। आमाशय का जो आयतन होता है यानी भोजन ग्रहण करने की क्षमता होती है वो लगभग 1 से लेकर 3 लीटर तक होती है। यानी इसका निश्चित आयतन नहीं होता, बढ़ता या घटता रहता है। तो उसका जो आयतन होता है वो 1 से 3 लीटर तक होता है। तो आमाशय का जो आकार है अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान होता है। इसका जो आयतन होता है दोस्तों वो 1 से 3 लीटर के लगभग होता है। अर्थात जो हमारा आमाशय है वो भोजन को 1 से 3 लीटर तक ग्रहण कर सकता है। आमाशय की जो जठर दीवारें होती है, आमाशय की जो जठर दीवारें होती है, आमाशय की जो जठर दीवारें होती है वो जठर रस का स्त्राव करती है। जठर रस का स्त्रावण करती है। आमाशय की जो दीवारें हैं वो जठर रस का स्त्रावण करती है और इस जठर रस के अंदर आमाशय की जो दीवारें हैं वो जठर रस का स्त्रावण करती है और इस जठर रस के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक पाया जाता है या अवयव पाया जाता है जिसे हम HCl अम्ल के नाम से जानते हैं। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो दोस्तों जो जठर रस होता है उसका महत्वपूर्ण अवयव है HCl अम्ल। HCl अम्ल होता है, इसका मुख्य कार्य होता है भोजन का पाचन तथा अवशोषण करना। जो HCl अम्ल होता है इसका कार्य होता है भोजन जो हमने ग्रहण किया है उसका पाचन तथा अवशोषण करना। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है आमाशय के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा खनिज लवणों का अवशोषण एवं पाचन होता है। हमने देखा था दोस्तों कि हमारे शरीर के अंदर जो भोजन का पाचन है वो मुख से प्रारंभ हो जाता है। मुख से प्रारंभ होने के बाद पाचन ग्रसनी तथा ग्रास नली के अंदर कभी भी भोजन का पाचन नहीं होता है। उसके बाद में जो भोजन का पाचन है वो आमाशय के अंदर ही होता है। आमाशय के अंदर भोजन में से कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का मुख्य रूप से पाचन होता है और इसके साथ में जो अन्य खनिज लवण है उनका भी पाचन तथा अवशोषण होता है। और आमाशय के अंदर मुख्य रूप से पाया जाने वाला जो अवयव है वो HCl है, जिसका अन्य नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि HCl कहाँ पाया जाता है, तो HCl आमाशय के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इसका जो मुख्य काम है वो ये भी है कि बाहर से जो जीवाणु आते हैं ना, बाहर से आने वाले जीवाणुओं का भी
का भी यह विनाश करता है। तो इसके अलावा बाहर से आने वाली जीवाणुओं का भी विनाश करता है। तो ये अमाशय के बाद में भोजन आगे की तरफ गति करता हुआ छोटे आंत की तरफ पहुंचता है। अमाशय के आगे का पार्ट है वो है छोटी आंत। छोटी आंत यह मनुष्य के शरीर का सबसे लंबा भाग है। तो छोटी आंत की सबसे मोस्ट बात यह है कि यह मनुष्य के शरीर का सबसे लंबा भाग है। इसकी जो दोस्तों लंबाई होती है वो लगभग इसकी जो लंबाई होती है इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर होती। छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 7 मीटर होती है। छोटी आंत जो बड़ी आंत से सदैव लंबी होती है, लेकिन इसका जो व्यास होता है वो बड़ी आंत से कम होता है, इसलिए इसको छोटी आंत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में देखते हैं तो पाचन तथा अवशोषण का जो कार्य है वो पाचन तंत्र के सबसे कौन से भाग में होता है, तो छोटी आंत में होता है। तो आगे का देखिए, छोटी आंत में भोजन का पाचन तथा अवशोषण सबसे अधिक होता है। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन तथा दोस्तों अवशोषण सबसे अधिक ही होता है। और छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 7 मीटर होती है और ये मनुष्य के शरीर का सबसे लंबा भाग होता है। इसके आगे अगर हम देखें तो छोटी आंत के अंदर जो वसा होती है उसका पूर्ण पाचन हो जाता है। तो छोटी आंत में भोजन का छोटी आंत में भोजन का छोटी आंत में वसा का पूर्ण पाचन संपन्न हो जाता है। छोटी आंत के अंदर जो वसा थी उसका पूर्ण पाचन हो जाता है। वैसे देखें तो छोटी आंत के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा तीनों का पाचन हो जाता है। अगर मुख में देखें तो सदैव कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसके बाद में अगर अमाशय के अंदर देखें तो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का लगभग पाचन हो जाता है। और छोटी आंत के अंदर देखें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा तीनों का पूर्ण पाचन हो जाता है। और छोटी आंत से आगे जो शेष बचा हुआ भाग होता है, छोटी आंत में जिसका पाचन नहीं हो पाता या अपचित भोजन जो बचता है वो आगे बड़ी आंत में चला जाता है। तो छोटी आंत में शेष बचा अपचित भोजन, छोटी आंत में शेष बचा अपचित भोजन
बड़ी आंत में चला जाता है। फिर आगे बड़ी आंत में देखते क्या होता है, ये बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो छोटी आंत से सदैव कम होती है, लेकिन इसको बड़ी आंत इसलिए कहा जाता है, इसका जो व्यास तथा त्रिज्या होती है वो छोटी आंत से सदैव अधिक होती है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के नाम से जाना जाता है। अब जो छोटी आंत के अंदर अपचित भोजन था या शेष बचा हुआ अपचित भोजन वो कहाँ पे चला आया, बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत के अंदर क्या होता है, जो शेष अपचित भोजन में से महत्वपूर्ण अवयवों का अवशोषण करना। तो जो छोटी आंत के अंदर शेष अपचित भोजन हुआ था वो बड़ी आंत के अंदर आ जाता है आगे तरफ, और बड़ी आंत के अंदर इस अपचित भोजन में से जो महत्वपूर्ण अवयव है शरीर के लिए उनका अवशोषण करना। लेकिन जो महत्वपूर्ण अवयव है वो कौन कौन से है, तो देखते हैं। तो हम महत्वपूर्ण अवयवों के अंदर सबसे पहले देखते हैं तो खनिज लवण, उसके बाद में आगे की तरफ देखते हैं तो अमीनो अम्ल, उसके बाद में देखें तो जल, और आगे की तरफ देखें तो ग्लूकोज। छोटी आंत के अंदर जो शेष अपचित भोजन था बड़ी आंत में आ गया, और बड़ी आंत के अंदर सिर्फ उन्हीं का अवशोषण होता है जो महत्वपूर्ण अवयव है। तो इनमें से महत्वपूर्ण अवयव कौन कौन से है ये सवाल उठता है। तो महत्वपूर्ण अवयव के अंदर खनिज लवणों का अवशोषण होता है, अमीनो अम्ल का अवशोषण होता है, और सबसे मोस्ट होता है वो जल का अवशोषण होता है, तथा ग्लूकोज का भी अवशोषण हो जाता है। तो इन महत्वपूर्ण अवयवों का अवशोषण होने के बाद जो शेष बचता है वो वेस्ट मटेरियल यानी अपशिष्ट बचता है। तो आगे देखते हैं छोटी आंत बड़ी आंत से। बड़ी आंत में जो शेष अपशिष्ट बचते हैं उनका मलाशय द्वारा निकास कर दिया जाता है। तो आगे का भाग आता है बड़ी आंत के बाद में मलाशय या फिर मलद्वार। आगे का भाग है जो मलाशय या मलद्वार आता है, इसके द्वारा जो शेष अपशिष्ट होता है, शेष अपशिष्ट उसका निकास कर दिया जाता है। तो आगे का भाग है वो मलाशय या मलद्वार, उसके द्वारा शेष अपशिष्ट भाग का निकास कर दिया जाता है। तो यहाँ पाचन तंत्र में सम्मिलित प्रमुख अंगों का कार्य यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो शेष बचा हुआ पार्ट है ग्लैंड्स या ग्रंथियां का, वो हम आगे के नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट